साथियों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर, जिसे हम कहते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, उस चैप्टर का आज हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आप लोग यहाँ पर चैप्टर का नाम देख रहे होंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद, ये चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी 20 नंबर का जब हम हल करते हैं, उसका हम यहाँ पर वर्णन करने। देखिए, अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तभी आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। अच्छे से आपको यहाँ पर प्रश्न और उत्तर आपको बताया जाएगा और सारे प्रश्नों को ये भी बताया जाएगा कौन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन पिछली बार आए थे और कौन इस बार आने की संभावना है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। अगर आप 10वीं के विद्यार्थी हो तो पूरा वीडियो देखना। अगर अधूरा देखोगे तो समझ में नहीं आएगा और आप चूक जाओगे महत्वपूर्ण प्रश्नों का। लास्ट में हम 2 प्रश्न ऐसे बताएंगे जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो समझो 100% आएगा। तो वीडियो को अगर लास्ट में देखोगे, कभी भी हम बता सकते हैं लेकिन लास्ट में बताने की ज़्यादा संभावना है। तो यहाँ पर देखिए, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ये प्रश्न दोस्तों आया था 2024, 22, 23, 24, 3 साल लगातार आया, 25 में नहीं आया। तो आप लोग देख सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। अगर आप लोग 9 में पढ़े होंगे तभी आपको पता होगा, 10 में है तो भी पता होगा कि फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। दूसरा, 1789 ईस्वी में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? तो 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्या था? असीमित राजतंत्र था, अर्थात फ्रांस में राजाओं का शासन हुआ करता था। ठीक, उसके बाद तीसरा प्रश्न है, 1789 ईस्वी में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? यानी पहली जो अभिव्यक्ति हुई उसका क्या परिणाम हुआ? ये 2024 में आया था प्रश्न, 25 में नहीं आया था, 26 में आने की संभावना है। तो कह रहे हैं क्या 1789 ईस्वी में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? क्या हुआ था? फ्रांस की क्रांति हुई थी। 1789 ईस्वी में क्या हुआ था? फ्रांस की क्रांति हुई थी। चौथा प्रश्न है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन किस देश का था? फ्रांस का था। ठीक, उसके बाद निम्नलिखित में से क्या 1804 ईस्वी के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था? तो इसमें क्या नहीं जोड़ा गया था? इसमें देखना, जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार, ये क्या था? ये उसमें नहीं जोड़ा गया था। ठीक, जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? वह है फ्रांस। 1789 ईस्वी में हुआ था ना, सबसे पहला प्रश्न अभी हम लोगों ने देखा। उदारवाद से क्या तात्पर्य है? उदारवाद से ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता थी। ठीक, उसके बाद 8वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न क्या है? नेपोलियन की पराजय कब हुई? जो नेपोलियन था वो कब हारा था? तो नेपोलियन की पराजय 1815 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद वियना की संधि कब हुई? वियना संधि 1815 में। देखिए, दोनों ही सन एक ही हैं, ये 100% समझ लीजिए, या तो ये 2 में से एक जरूर आएगा पेपर में। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? 1815 ईस्वी में। वियना संधि कब हुई थी? 1815 ईस्वी में। चलो हम देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या है? 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था? तो गणतंत्र की स्थापना हो गई थी। ठीक, जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति सफल हुई तो उसके बाद क्या हुआ? देश में संविधान लागू कर दिया गया, राजतंत्र को हटा करके गणतंत्र लागू कर दिया गया। ठीक, ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो ऑटो वन बिस्मार्क जर्मनी का था, ये आपको पता होना चाहिए। बिस्मार्क ने किस नीति के द्वारा जर्मनी के एकीकरण को सफलता प्राप्त कराई थी? तो उसने कौन सा? रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। क्या उनसे? रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। निम्नलिखित में से किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो सका? जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न कब पूरा हुआ? तो फ्रांस और प्रशा का जब युद्ध हुआ तो जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। ठीक, जर्मनी के एकीकरण की मुख्य भूमिका किसकी थी? जर्मनी के एकीकरण को करवाने वाला सबसे मेन व्यक्ति कौन था? ऑटो वन बिस्मार्क था। 15वां प्रश्न क्या है? 15वां प्रश्न ध्यान से देखना। निम्नलिखित में से 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। 1871 में जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तो कौन सम्राट घोषित किया गया? तो याद रखना, विलियम प्रथम को पहला जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय शक्तियों में शामिल था? यानी कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में? देखिए, देश जब विश्व युद्ध चल रहा था तो 2 गुट थे, एक मित्र राष्ट्र, एक क्या थे गुट? केंद्रीय शक्तियाँ। ठीक, तो केंद्रीय शक्ति का जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध देश है वो क्या है? जर्मनी है। ठीक, निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण की संभावना बनाई? यानी यहाँ पर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया? किसके कारण इटली का एकीकरण संभव हो सका? तो यहाँ पर एक सभी लोग थे, मेजनी जी थे, गैरीबाल्डी था, काबूर था, ये सभी।
यानी ये तीनों थे। इटली का एकीकरण एक लोगों के बस की बात नहीं थी, ठीक है। ज्यूसेppe मैत्सिनी का संबंध किस देश से था? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इटली के एकीकरण से, ठीक, याद रखना। 19वां प्रश्न का है, निम्नलिखित में से किसने एक गुप्त संगठन यानी यंग इटली की स्थापना की थी? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देख लेना आप लोग। 19वां नंबर का जो प्रश्न है कि यंग इटली की स्थापना करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? ज्यूसेppe मैत्सिनी था। तो इन सारे प्रश्नों को आप लोग लिखते चलिएगा, ठीक। चलो हम 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न क्या है? इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? यानी किसके नेतृत्व में इटली का एकीकरण पूरा हुआ? तो ज्यूसेppe गैरिबाल्डी के, ठीक है। 21वां प्रश्न है, यह किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना। अभी हमने वीडियो के शुरू में कहा था ना, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हम बताएंगे, ये समझ लो जरूर आएगा आपके पेपर में। तो यह किसका कथन था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ये मेटरनिख का कथन है, ठीक। 22वां प्रश्न है, 1861 ईस्वी में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया था? तो इमैनुअल द्वितीय को घोषित किया गया था। 23वां प्रश्न का है, निरंकुशवाद का क्या तात्पर्य है? निरंकुशवाद का तात्पर्य है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता कुछ व्यक्तियों का अंकुश है। कह रहे हैं कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है। निरंकुश का मतलब होता है कि जो किसी के बस में नहीं होता है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है, यानी जिस पर कुछ ही लोग शामिल होते हैं, जिस पर राजा महाराजा शासन करते हैं, जैसे उनको कहा जाता है क्या? निरंकुश कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ पर एक सुमेलित करने वाला प्रश्न है, स्कूट के हिसाब से आप लोग बताइएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, ज्यूसेppe गैरिबाल्डी मिसिला साम्राज्य का पर विजय प्राप्त किया था, ठीक। नेपोलियन संहिता के संबंध में क्या कथन है? ये आप लोग देखिएगा। 25वां और लास्ट प्रश्न क्या है? नेपोलियन संहिता के संबंध में सत्य कथन है। इसमें क्या है? इसकी शुरुआत 1804 ईस्वी में हुई थी, सही बात है। जन्म आधारित विशेषाधिकार की समाप्ति हो गई थी, ये भी सही बात है। संचार प्रणाली में सुधार किया, ये भी नेपोलियन ने सब किया था। सार्वभौमिक कानूनों की स्थापना की, हाँ, ये सभी ऑप्शन सही है, ठीक। उत्तर डी, मतलब ये इसका क्या है? ये चारों ऑप्शन सही हैं, ठीक, ये सभी। तो नेपोलियन संहिता का संबंध इन सभी से, इनमें चारों ऑप्शन सही, इसलिए इसमें क्या लगाएंगे? डी ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। तो ये प्रश्न था 25 महत्वपूर्ण प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पार्ट 1 से। अगला वीडियो में आप लोग यूरोप में राष्ट्रवाद तो हो गया, भारत में राष्ट्रवाद वाला वीडियो, अर्थात ये वाला वीडियो, इस पार्ट का वीडियो आप लोगों को मिलेगा। इसमें का जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम प्रोवाइड कराएंगे आपको। एक बार फिर से मैं भी दिखा देता हूँ, ये सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का है, यहाँ देख लो, अच्छे से देख लेना। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का है। अगर आप लोग चैनल से बने रहोगे तो सभी पूरा 20 में 20 आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम आप लोगों को जो लॉन्ग आंसर है उसको हम करवाएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह जुड़े रहने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप लोग किस ज़िले से देख रहे हैं हमारा वीडियो, कमेंट के द्वारा बताइएगा। तो मिलेंगे कल अगले वीडियो में भारत में राष्ट्रवाद के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।